नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एनटीए यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी का शुभारंभ कर दिया है। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और बन रही हैं, और जो बन गई हैं वीडियोस उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। और एक बात कि यदि आप हिंदी मास्टर कैडर की भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ हमारे ज़रूर जुड़िएगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आदिकाल में प्रमुख चार मुख्य संप्रदाय हैं, जैसे रासो, जैन, सिद्ध और नाथ संप्रदाय। तो रासो संप्रदाय से हम शुरुआत कर रहे हैं। रासो संप्रदाय को पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं साथियों। रासो शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ क्या है, इसको पढ़ेंगे। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, अलग अलग राय है। इसकी व्युत्पत्ति राजस्व शब्द से मानते हैं कौन? गारसादासी, जानते होंगे आप। हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली पुस्तक इन्होंने लिखी थी, हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये मानते हैं गारसादासी राजस्व शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति। वहीं पर नरोत्तम दास स्वामी मानते हैं रसिक शब्द से रासो शब्द उत्पन्न हुआ। वहीं पर रासक शब्द, ठीक है, रासक शब्द से मानते हैं चंद्रवली पांडे। एक और विद्वान मानते हैं रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति। बाद में बताते हैं, पहले चंद्रपली पांडे को भी आप लिख लीजिए। रासक शब्द मानते हैं कि रासक शब्द से ही यह रासो शब्द निकला है। आगे साथियों, रसायन। रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। आगे पोपटलाल शाह, ठीक है, पोपटलाल शाह रस शब्द से मानते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इन सभी विद्वानों ने इन शब्दों से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। आगे विष्णुलाल पांड्या रासो शब्द को संस्कृत के रास या रासक शब्द से व्युत्पन्न मानते हैं। लिख लेना सभी के विद्वानों के राय। ठीक है, विष्णुलाल पांडे भी इंपॉर्टेंट है। आगे साथियों, संस्कृत का जो रासक शब्द ही अपभ्रंश में रासक हुआ। ठीक है, संस्कृत का ही रासक शब्द अपभ्रंश में रासक हुआ। आगे पढ़ते हैं, मध्यकालीन राजस्थानी और ब्रज भाषा में रासो व आधुनिक काल तक आते आते रासो हो गया। ओके साथियों, मध्यकाल जो है समय है जिसको 1375 से लेकर संवत 1375 से लेकर 1700 संवत तक माना गया है हिंदी साहित्य में। तो उस मध्यकाल में राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा में रासो व आधुनिक काल तक आते आते ये रासो हो गया। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं रासो शब्द को रईसो या राइसो रूप भी मिलता है रासो शब्द का। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक एक छंद भी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी, यही बताना चाह रहा हूँ। तो रासक ये मानते हैं कि रासक एक शब्द है, माफ करिएगा छंद है, और काव्य रूप भी है। ओके, इस काव्य रूप में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ, यही मत सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट में इसलिए लिखा था आगे। ठीक है, ये आपने लिख लेना है। अभी हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति के बारे में, कहाँ से उत्पत्ति मानी जाए। ठीक है, अभी रासो शब्द का अर्थ मान लेते हैं क्या है। रास या रासक का अर्थ हुआ नृत्य, डांस जिसे बोले जाते हैं इंग्लिश में। आगे, यह नृत्य ताल के साथ किया जाता था और दंडों के साथ भी। मध्यकाल में ताला रास और लघु रास, दंडिक रास काफ़ी प्रचलित है। प्रारंभ में रास के साथ विविध रागों में भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाए जाते थे। धीरे धीरे इनमें नृत्य का अंश गौण होता गया। तो कथा की प्रधानता हुई, जिसे रास कहा जाने लगा। ये काव्य, माफ करिएगा, ये कथा काव्य पढ़े जाने के लिए ही लिखे गए। ओके, इस प्रकार के कथा काव्य प्राचीन राजस्थानी एवं गुजराती में प्रचुर मात्रा में लिखे गए। इसलिए यदि आप देखेंगे रासो संप्रदाय वो अधिकतर राजस्थान में फैला हुआ है, कुछ हिस्सा गुजरात में मिलता है। ओके, जैन विद्वानों द्वारा लिखा गया रास साहित्य उसी का प्रमाण है। ठीक है, भाटों व चारणों ने जो शैली अपनाई वह जैनों की रास रचना शैली से ही ग्रहण की गई थी, परंतु राज दरबारों से संबंध होने के कारण चारण व भाटों के द्वारा या चारण व भाटों के रासो काव्यों में युद्ध एवं वीरतापूर्ण कृत्यों की प्रमुखता थी। ओके, तो ये नहीं कह सकते कि रास जो शब्द हैं वो सिर्फ रासो संप्रदाय से संबंधित है, बल्कि अगर हम देखें कुछ पुस्तकों के नाम, जैन साहित्य की जो पुस्तकें हैं उनकी पुस्तकों के नाम के पीछे रास शब्द देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये शैली रासो संप्रदाय की और जैन साहित्य में भी अपनाई गई है। ठीक है, तो जहाँ से पढ़ते हैं, भाटों व चारणों ने जो शैली अपनाई वह जैन के रास रचना शैली से ही ग्रहण की गई थी, परंतु राजद्वारों से संबंध होने के कारण
चारण व भाटों की रासो काव्य में युद्ध एवं वीरतापूर्ण कृत्यों की प्रमुखता है। ठीक है, जो रासो संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है, उसमें वीरतापूर्ण कृत्य, जो वीरतापूर्ण कार्य हुए हैं ना राज दरबारों में, उसी का इसमें जिक्र है। रासो संप्रदाय की प्रमुख विशेषता ही वीर काव्य है। ओके, इस प्रकार रासो संज्ञक काव्यों का अर्थ ऐसी रचनाओं से लिया जाने लगा जिनमें युद्धों का वर्णन हो। बस यही तो मैंने कहा अभी। लेकिन रास शब्द जो है जैन साहित्य की पुस्तकों के साथ भी लगता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो साथियों, रासो काव्य परंपरा के बारे में तनिक और जान लेते हैं। रासो काव्य परंपरा की दो शैलियाँ विकसित हुई जिन्हें डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने नृत्य गीत परक एवं छंद वैविध्य परक परंपरा का नाम दिया। ठीक है, दो शैलियाँ जिसमें उन्होंने एक को नृत्य गीत परक एवं छंद वैविध्य पूरक परंपरा का नाम दिया। नृत्य परक धारा की रचनाओं में भारतेश्वर, इसमें कौन कौन से आते हैं? भारतेश्वर बाहुबली रास की पुस्तक शालीभद्र सूरी आगे हैं। और साथियों, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास ये पुस्तक का नाम है और किन्होंने लिखी है? शालीभद्र सूरी ने लिखी है। इसमें बता दिया नृत्य गीत परक धारा। ओके, इसमें जो पुस्तक आती है इस शैली में वो लिखी है शालीभद्र सूरी ने। भारतेश्वर बाहुबली रास, ये दो भाई थे, इनकी कथा है। हम कथाएं भी आपके सामने रखने वाले हैं, किसी वीडियो में रखेंगे। आसुक कवि इन्होंने पुस्तक लिखी चंदनवाला रास। आगे धर्म सूरी, इन्होंने पुस्तक लिखी जम्बू स्वामी रास। ओके, आगे है विजय सेन सूरी, इन्होंने पुस्तक लिखी रेवंत गिरी रास। ओके, ये आपने याद रखना है। आगे सुमति गणी, इन्होंने पुस्तक लिखी नेमिनाथ रास। ओके, आगे धर्म सूरी, इन्होंने पुस्तक लिखी स्थूलीभद्र रास। तो ये कुछ नाम जो है प्रमुख हैं। ठीक है, ये किसमें है? माता प्रसाद गुप्त ने कहा कि नृत्य गीत परक जो परंपरा है उसमें ये वाले ग्रंथ आएंगे। ठीक है, लेकिन जो छंद वैविध्य परक परंपरा है उसमें कौन से आएंगे तो वो नीचे दिए गए हैं। साथ ही देख लीजिए, छंद वैविध्य परक धारा में प्रमुखता वीर गाथात्मक रचना है। ये आपने याद रखना है। किस में है? छंद वैविध्य परक धारा में वीर गाथा, तो जिसमें वीरों का जिक्र हो, युद्धों का वर्णन हो। ठीक है, और नृत्य परक में नृत्य गीत परक, इसमें नृत्य संबंधी बातें होंगी हैं। ठीक है, तो साथियों ये याद रख लेना है छंद वैविध्य परक की विशेषता। इसमें वीर गाथात्मक रचनाएं आती हैं। तो ये रचनाएं मध्यकालीन वीर सेना नायकों के जीवन चरित्र पर आधारित हैं एवं इनका प्रधान रस वीर एवं श्रृंगार है। इन रचनाओं में युद्धों का ओजस्वी वर्णन हुआ है और कवियों ने अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से अपने आश्रयदाताओं राजाओं और सामंतों का यशोगान किया है। जैसे कि उनका फर्ज भी बनता था कि हाँ, कोई राजा के अधीन को कवि था तो वो अपना पूर्ण जो योगदान देता था कि राजाओं की जो वीर गाथाएं हैं, राजाओं की जो गाथाएं हैं, बहादुरी है, उसको बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, चाहे वो सामंत के अधीन हो कोई कवि, चाहे कोई बड़े राजा के अधीन। इस धारा की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। तो उनकी रचनाएं कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। खुमान रासो जो दलपति विजय ने लिखी है जे, ठीक है, रचना। इसके रचयिता नवीं शताब्दी के कवि दलपति विजय माने गए हैं। इसमें चित्तौड़ के राणा खुमान सिंह के युद्धों का विस्तार पूर्व वर्णन है। भाव एवं कला की दृष्टि से एक अनुपम कृति मानी गई है। तो ये तो 1000% माफ़ करेगा, रामचंद्र शुक्ल ने माना है इसको, हिंदी की पहली पुस्तक भी माना है। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं साथियों कि खुमान रासो जो पुस्तक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई है, ना कि 9वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आगे बता देते हैं। हमीर रासो भी रासो संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमीर रासो इस काव्य ग्रंथ के रचयिता शारंगधर है। ठीक है, इसे शारंगधर नहीं पढ़ना है, इसे शारंगधर पढ़ना है। ओके, इसमें रणथंभौर के चौहान नरेश, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का यशस्वी वर्णन है। तो ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, आगे राहुल सांकृत्यायन ने जजल को तथा कुछ विद्वानों ने जोधराज को भी इसका रचयिता माना है। तो ये पूछा जा सकता है राहुल सांकृत्यायन ने किसको, ठीक है, किसको हमीर रसो ग्रंथ का रचनाकार माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रसो रचना का जो रचनाकार माना है वो जजल को माना है।
और कुछ विद्वान जोधराज को ही मानते हैं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद कर लेना। आगे साथियों बीसल देव रासो 1272 संवत, आप 1272 में से 57 घटा दीजिएगा, आपको ईस्वी सन मिल जाएगा। ठीक है, तो बीसल देव रासो संवत 1272 में रचित नरपति नाल्हा की इस रचना में सांभर नरेश बीसल देव और रानी राजमती के विवाह वियोग पुनर्मिलन के सरस गाथा को अंकित किया है। इसकी भावभूमि बहुत सरस प्रणय है। तो साथियों इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लाएंगे कथा लाएंगे इसकी हम, देखो घबराइए मत। आगे परमार रासो, परमार रासो इसका रचयिता जो है जागनिक माना जाता है। ठीक है, अभी एक और नाम है इसका परमार रासो, इसको कहीं परमाल रासो भी लिखा होगा। ठीक है, घबराइएगा मत, परमाल रासो भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें रचयिता जो है जागनिक हैं और परमर्दी देव चंदेल का दरबारी कवि था। तो कौन था? परमार रासो के रचयिता जागनिक जो हैं वो परमर्दी देव चंदेल का दरबारी कवि था। इस रचना में जागनिक ने अल्हा और उदल नामक दो वीर सेना नायकों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया है। ठीक है, ये आपने लिख लेना साथियों, किनका वर्णन किया है? आल्हा और उदल का। ठीक है, ये दो नाम आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अभी ये नहीं पूछा जाएगा, अभी ये नहीं पूछा जाएगा कि परमार रासो, ये परमार रासो किसकी रचना है, आप बता देंगे जागनिक। अभी ये पूछा जा सकता है वह किसके दरबारी कवि थे, तो परमर्दी देव चंदेल के थे, चंदेल वंश के थे जो राजा। अभी ये भी पूछा जा सकता है इसमें दो वीर, कौन से दो वीर सेना नायकों का के युद्धों का वर्णन है, वीरत्वपूर्ण से युद्धों का वर्णन किया गया, तो उसमें साथियों आल्हा और उदल आएगा। ओके, यह काव्य रूप में से एक लोक गय काव्य है, ये भी आपने लिख लेना है। ठीक है, काव्य मूल रूप से ये एक लोक गय काव्य है। उत्तर प्रदेश में इसे आज भी किसानों द्वारा गाया जाता है और इसे आल्हा खंड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है साथियों? आल्हा खंड। ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आगे जब पूछा भी जाएगा। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं, रासो संप्रदाय से संबंधित पुस्तकों का जिक्र हो रहा है, तो आपको बता देते हैं कि पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो चंद्रवृदाई हैं। कौन है साथियों? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता चंद्रवृदाई हैं। रासो काव्य परंपरा का यह अत्यंत प्रसिद्ध किंतु विवादास्पद ग्रंथ है। क्यों विवादास्पद है? क्योंकि कई लोग इसको मानते हैं कि ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक है। ठीक है, कई लोग मानते हैं ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक है। प्रमाणिक शब्द क्या है? मतलब वास्तविक है, कि सच में ये चंद्रवृदाई ने लिखा है और इसमें कथा जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं इसको प्रमाणिक, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास इसको पूर्ण रूप से प्रमाणिक मानते हैं। लेकिन लेकिन जैसे हजारी प्रसाद जैसे विद्वान हैं वो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक, मतलब आधा सच है आधा झूठ है। लेकिन वहीं पर रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से अप्रमाणिक है। अप्रमाणिक क्या होता है? कि पूर्ण रूप से ये एक जाली ग्रंथ है। ठीक है, तो इसलिए जाली कहा जा सकता है, इसको पूर्ण अप्रमाणिक माना है रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कथा बिल्कुल सत्य नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति बताई गई है, बिल्कुल सत्य नहीं है, जो मनगढ़ंत है। लेकिन वहीं पर रामचंद्र शुक्ल इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। तो ऐसा क्या हो गया? ठीक है, ऐसा क्या हो गया कि ये तो जाली ग्रंथ भी मानते हैं, वो तो प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि साथियों अगर हम बात करें ना जे इस ग्रंथ की, तो इसमें महाकाव्य की जो शैली होती है, जो तत्व होते हैं, ठीक है, महाकाव्य के जो तत्व हैं वो सभी के सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसीलिए एक कथा के रूप में हम कह सकते हैं जब पूर्ण रूप से सक्सेसफुल या सफलता पूर्ण रूप से या बिल्कुल सही रूप से ये इसके तत्वों की व्याख्या की गई है महाकाव्य के लिए जो चाहिए। इसी कारण इसको जाली ग्रंथ भी मानते हैं, वो कहते हैं कि ये हिंदी का पहला महाकाव्य भी है। तो यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे साथियों विवादास्पद ग्रंथ तो है ही, क्योंकि इससे संबंधित अलग अलग धारणाएं रखी गई हैं लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। आगे पढ़ते हैं, इस काव्य ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के अनेक विवाहों एवं युद्धों का चित्रण युद्धों का चित्रण में श्रृंगार और वीर रस की अद्भुत व्यंजना हुई है। बिल्कुल सही है साथियों। इन महत्वपूर्ण रचनाओं के अतिरिक्त विजयपाल रासो भी रासो संप्रदाय का ग्रंथ है और जिसे नल सिंह ने लिखा है। शत्रुसाल रासो भी ग्रंथ है, इसे डूंगर सिंह ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, अभी वो पूछा जा रहा है परीक्षा में जो पूछा नहीं गया है। रत्न रासो जिसको लिखा है कुंभकर्ण है, ये भी लिख लीजिए। आदि रचनाएं इस धारा में आती हैं और भी बहुत सारी आती हैं, किसी और वीडियो में लाएंगे। लेकिन इन जो ग्रंथों के मैंने नाम लिए इनके आपने पढ़ने हैं
कथानक पढ़ने हैं सभी के, ठीक है। तो साथियों अगली वीडियो में जब लाएंगे तो इनके कथानक भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। वादा रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं। रतन रासो जो कि कुंभन रास, ठीक है जी, आपने लिख लेना है। आगे साथियों रासो काव्य परंपरा पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट पता चलता है कि गीत नृत्य परंपरा की रचनाएं छोटी हैं, ठीक है, और इनका जो प्रचार जैन धर्मावलंबियों में अधिक रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, रासो संप्रदाय से ही संबंधित हैं, रासो संप्रदाय से ही संबंधित हैं ये वाली चीज़ें। लेकिन ठीक है, ये जो है भारतेश्वर बाहुली रास, जिसको शालिभद्र सूर्य ने लिखा, चंद्रमाला रास आशु सब कवि ने लिखा, ये रासो परंपरा से संबंधित तो है लेकिन रासो संप्रदाय के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। और नृत्य गीत परंपरा धारा है जो जैन संप्रदाय के अधीन आती हैं, ठीक है। पूरी वीडियो आपने देखी, आपको इसलिए समझ में आया होगा। ये जैन साहित्य के अंतर्गत पुस्तकें आती हैं, इसको हम किसी और वीडियो में रखेंगे। लेकिन छंद वैविध्य धारा जो है, ठीक है, इसमें वीर गाथात्मक रचनाएं आती हैं और ये रासो संप्रदाय के अंदर हैं। लेकिन मैंने पहले बोला कि रासो संप्रदाय का संबंध जैन साहित्य से भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। कुछ और बात रह गई है। इनका प्रचार जैन धर्मावलंबियों में अधिक हो रहा, किनका, जो नृत्य परंपरा है। ओके, और ये पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में लिखी गई, जबकि छंद वैविध्य पर परंपरा में लघु एवं बृहद दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, जिनकी रचना हिंदी प्रदेश में हुई और ये काव्यत्व की दृष्टि से उत्कृष्टतम रचना है, ठीक है साथियों। तो जो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं उसके कथानक भी हम अगली वीडियो में रखेंगे आपके सामने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।